इंडिया, रंगों और खुशबुओं का देश जिसका इतिहास उतना ही पुराना है जितनी ये जमीन। लेकिन इस खूबसूरत देश के नीचे विदेशी आक्रमणों के निशान छुपे हुए हैं। सदियों से दुनिया के अलग अलग कोनों से आए इन हमलों ने भारत के कल्चर और नॉलेज पर गहरा असर डाला है। इन आक्रमणों का इम्पैक्ट, जो कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड है, इसी ऐसे का मेन टॉपिक है। हम टाइम ट्रैवल करेंगे, प्राचीन भारत की ग्रैंडर, मुगल रूल के दौर और ब्रिटिश राज में ट्रेडिशनल नॉलेज के डिस्ट्रक्शन को देखेंगे। फिर हम मॉडर्न इंडिया में इन ट्रेडिशंस के रिवाइवल की इंस्पायरिंग स्टोरी देखेंगे, जो इस एंशिएंट सिविलाइजेशन की स्पिरिट को दिखाता है। ये सिर्फ हिस्ट्री का एनालिसिस नहीं है, ये याद रखने का, ये समझने का कॉल है कि कैसे बाहरी ताकतों ने भारत के कल्चर को बदला है। ये उन लोगों की रेजिलियंस को अप्रिशिएट करने का कॉल है जिन्होंने बदलावों का सामना करते हुए अपनी हेरिटेज को बचाए रखा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये एक्शन का कॉल है इंडिया के एंशिएंट ट्रेडिशंस को रिवाइव करने का और सेलिब्रेट करने का, ताकि उन्हें दुनिया में उनकी राइटफुल प्लेस मिले। विदेशी ताकतों के आने से पहले इंडिया नॉलेज का केंद्र था, एक सिविलाइजेशन जो एंशिएंट वर्ल्ड को रोशन करती थी। इसे इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है, जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, साइंटिफिक डिस्कवरीज और एक यूनिक एजुकेशन सिस्टम था जो होलिस्टिक डेवलपमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देता था। इंडिया की एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, गुरुकुल, नॉलेज के सेंटर्स थे जो दूर दूर से स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करते थे। रोट लर्निंग सिस्टम्स के अनलाइक, गुरुकुल में स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने, एक्सप्लोर करने और टीचर्स के साथ इंटेलेक्चुअल डिबेट्स करने के लिए इनकरेज किया जाता था। इससे इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी और नॉलेज की इंटरकनेक्टेडनेस की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती थी। इस गोल्डन एज की लेगेसी टेक्स्ट्स, ट्रीटिसेस और आर्टिफैक्ट्स में दिखती है, जो आज तक सर्वाइव है। आर्यभट्टा के मैथमेटिक्स से लेकर आयुर्वेदा के हीलिंग प्रिंसिपल्स तक एंशिएंट इंडिया ने दुनिया को नॉलेज का खजाना दिया है, जो आज भी इंस्पायर करता है। 16th सेंचुरी में मुगल इन्वेजन ने इंडिया के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट लाया। मुगल एम्पायर अपनी आर्किटेक्चर, आर्ट और लिटरेचर के लिए फेमस है, लेकिन इसने इंडिया के कल्चर को भी काफी बदला, कुछ सब्टली और कुछ ड्रामेटिकली। मुगल रूल की सबसे बड़ी लेगेसी पर्शियनेट कल्चर का इंडिया में आना था। पर्शियन और इंडियन ट्रेडिशंस का ये फ्यूजन लैंग्वेज, लिटरेचर, क्विजीन और फैशन में दिखता है। इस कल्चरल एक्सचेंज ने इंडिया को रिच बनाया, लेकिन कुछ इंडिजिनस प्रैक्टिसेस मार्जिनलाइज भी हो गईं। मुगल एरा में कई हिंदू टेम्पल्स और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हुए, इंक्लूडिंग नालंदा यूनिवर्सिटी। हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन रिलीजियस ज़ील की वजह से हुआ या पॉलिटिकल रीजन से, लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस के लॉस ने इंडिया के इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल हेरिटेज को नुकसान पहुंचाया। नालंदा यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन इन्वेजन के डिस्ट्रक्टिव पावर का सबूत है। कभी बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर, जहां चाइना और तिब्बत तक से स्कॉलर्स आते थे, नालंदा का मुगल फोर्सेस के हाथों ट्रैजिक अंत हुआ। हजारों स्टूडेंट्स और एक विशाल लाइब्रेरी वाला ये इंस्टीट्यूशन, जहां अनगिनत मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, पूरी तरह बर्बाद हो गया। कहते हैं इसकी लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही, जो सिर्फ एक बिल्डिंग के डिस्ट्रक्शन को नहीं, बल्कि सदियों से इकट्ठा हुए इनवैल्यूएबल नॉलेज के लॉस को दिखाता है। नालंदा का सैकिंग हमें याद दिलाता है कि नॉलेज कितना फ्रैजाइल है और इन्वेजन सिविलाइजेशन के इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये लॉस आज भी महसूस होता है और एंशिएंट इंडिया के इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स की पूरी पिक्चर समझने में एक गैप छोड़ता है। सेक्शन 5, साम्राज्य का हाथ, ब्रिटिश उपनिवेशवाद और भारत का विघटन। अगर मुगल इन्वेजन एक टर्निंग पॉइंट था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आना सिस्टमैटिक डिसमैंटलिंग और एक्सप्लॉयटेशन का एरा था। प्रॉफिट की भूख और अपनी कल्चरल सुपीरियरिटी के बिलीफ के साथ ब्रिटिशर्स ने इंडिया के इंस्टीट्यूशंस को डिसमैंटल करके अपनी सिस्टम्स लागू की, जो एम्पायर के इंटरेस्ट्स को सर्व करती थीं। ये डिसमैंटलिंग इंडिया की इकोनॉमी, गवर्नेंस, एजुकेशन और हेल्थ केयर तक फैला था। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज खत्म हो गईं, क्योंकि वो ब्रिटेन से आने वाले चीप गुड्स का कंपटीशन नहीं कर पाती थीं। लोकल रूलर्स की पावर छीन ली गई और वो ब्रिटिश राज के पपेट्स बन गए।
लेकिन सबसे डेंजरस डिसमेंटलिंग इंडिया के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को सप्रेस करके वेस्टर्न मॉडल्स को इम्पोज करना था। इस कल्चरल इरेशर का इंडियन साइकी पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा और एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ जो आज भी कुछ लोगों में है। सेक्शन 6, मैकॉले के बच्चे, पश्चिमी शिक्षा का थोपा जाना। थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट आदमी, कहता था कि वो ऐसे इंडियंस बनाना चाहता है जो ब्लड और कलर में इंडियन हो, लेकिन टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स और इंटेलेक्ट में इंग्लिश हो। ये ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी का एसेंस था, जो लोकल पॉपुलेशन को अपलिफ्ट नहीं बल्कि उन्हें कंप्लायंट और सबसर्विएंट वर्कफोर्स बनाना चाहती थी। ट्रेडिशनल गुरुकुल, जो होलिस्टिक लर्निंग के सेंटर्स थे, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया एक ऐसे सिस्टम से जो रोट लर्निंग, कन्फॉर्मिटी और यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू पर फोकस करता था। इस सिस्टम ने इंडियंस को उनके कल्चरल और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज से अलग कर दिया और उन्हें फॉरेन आइडियाज और वैल्यूज के समुंदर में छोड़ दिया। इस एजुकेशनल अपहीवल के कॉन्सिक्वेंसेस पर आज भी डिबेट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे इंडिया के अवेकनिंग और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में हेल्प मिली, तो कुछ कहते हैं कि इससे कल्चरल इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और देश के रिच इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस से डिस्कनेक्ट पैदा हुआ। सेक्शन 7, आयुर्वेद का हाशिए पर जाना, पारंपरिक चिकित्सा का दमन। ब्रिटिशर्स ने आयुर्वेदा, इंडिया के एंशिएंट मेडिसिन सिस्टम को डिसमिस कर दिया, जो दिखाता है कि कॉलोनियलिज्म ने कैसे इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स को सप्रेस किया। माइंड, बॉडी और स्पिरिट की इंटरकनेक्टेडनेस पर बेस्ड आयुर्वेदा को ब्रिटिशर्स ने अनसाइंटिफिक और प्रिमिटिव कहा और वेस्टर्न मेडिसिन को प्रमोट किया। आयुर्वेदा के मार्जिनलाइजेशन के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हुए। ट्रेडिशनल हीलर्स, जो कम्युनिटीज के रिस्पेक्टेड मेंबर्स थे, उन्हें अलग थलग कर दिया गया और उनका नॉलेज, जो जनरेशन से ओरली पास होता आया था, खोने लगा। इंडिजिनस मेडिसिनल प्लांट्स का यूज कम हो गया क्योंकि लोग वेस्टर्न मेडिसिन यूज करने लगे। ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस का सप्रेशन सिर्फ नॉलेज का लॉस नहीं था, बल्कि कल्चरल आइडेंटिटी और सेल्फ रिलायंस का भी लॉस था। रीसेंट डेकेड्स में ही आयुर्वेदा में फिर से इंटरेस्ट बढ़ा है, इंडिया और ग्लोबली, क्योंकि लोग हेल्थ और वेलबींग के लिए होलिस्टिक और नेचुरल अप्रोचेस ढूंढ रहे हैं। सेक्शन 8, पुनरुत्थान। भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनः प्राप्त करना। फॉरेन इन्वेजन्स के इम्पैक्ट के बावजूद एंशिएंट इंडिया की स्पिरिट कभी नहीं बुझी। इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को रिक्लेम और रिवाइव करने का मूवमेंट बढ़ा है, पास्ट के ट्रेजर्स को मॉडर्न लाइफ में लाने का। योगा और मेडिटेशन की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, आयुर्वेदा में रिन्यूड इंटरेस्ट और ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट्स, क्राफ्ट्स और लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करने के एफर्ट्स ये रिसर्जेंस दिखाते हैं। लोग मानने लगे हैं कि इन एंशिएंट ट्रेडिशंस में आज की दुनिया के चैलेंजेस के सॉल्यूशंस हैं, फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग से लेकर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सोशल हार्मनी तक। ये कल्चरल रीअवेकनिंग पास्ट को रोमांटिसाइज करने या मॉडर्निटी को रिजेक्ट करने के बारे में नहीं है। ये इंडिया के एंशिएंट ट्रेडिशंस की विजडम को रिकॉग्नाइज करने और उसे प्रेजेंट में इंटीग्रेट करने के बारे में है, एक ऐसे फ्यूचर के लिए जो हेरिटेज में रूटेड हो और प्रोग्रेस के लिए ओपन हो। सेक्शन 9, निष्कर्ष, याद रखने और पुनर्जीवित करने का आह्वान। फॉरेन इन्वेजन्स और इंडिया के कल्चरल हेरिटेज पर उनके इम्पैक्ट की कहानी कॉम्प्लेक्स और दर्दनाक है। ये लॉस, रेजिलियंस और होप की कहानी है। मुगल और ब्रिटिश इन्वेजन्स ने अपने निशान छोड़े, लेकिन इनवैल्यूएबल नॉलेज डिस्ट्रॉय हुआ, इंडिजिनस प्रैक्टिसेस सप्रेस हुई और फॉरेन सिस्टम्स इम्पोज हुए जो इंडिया के वर्ल्ड व्यू के अगेंस्ट थे। लेकिन ये रिसर्जेंस की भी कहानी है। चैलेंजेस के बावजूद एंशिएंट इंडिया की स्पिरिट बची रही, जनरेशन से पास होती रही और उन लोगों में नई लाइफ पाई जो अपनी हेरिटेज को रिक्लेम करना चाहते हैं। अब हमारा काम है इस मोमेंटम को आगे बढ़ाना, इस कल्चरल रेनेसांस को नर्चर करना और पास्ट के लेसन्स को याद रखना। ये सिर्फ हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स का काम नहीं है, बल्कि हर उस इंसान का है जो कल्चर की पावर में बिलीव करता है, जो हील, इंस्पायर और हमें एक हार्मोनियस और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ले जा सकता है।